Hello everyone. In today's lecture, we'll discuss about the chapter Our Environment from class 10th. Before we start with the chapter, we need to know what is environment. जितने भी एक्सटर्नल फिजिकल और बायोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, आई एम रिपीटिंग, ऑल द एक्सटर्नल, द फिजिकल एंड बायोलॉजिकल फैक्टर्स जो किसी भी ऑर्गेनिज्म की सर्वाइवल, उसकी ग्रोथ, उसके डेवलपमेंट को इफ़ेक्ट करते हैं किसी भी तरह से, दे इंक्लूड एंड फॉर्म इन्वायरमेंट. वो सारे इन्वायरमेंट फॉर्म करते हैं. दे आर इंक्लूडेड, दे आर कलेक्टिवली नोन एज आर इन्वायरमेंट. सो ऑल द एक्सटर्नल, ऑल द फिजिकल एंड द बायोलॉजिकल फैक्टर that directly influence the survival, growth and development of organisms, वो सारे ही factors जो किसी भी organism की survival, उसकी growth, उसके development को affect करते हैं, influence करते हैं, they are known as environment. Okay, now we have two types of waste in our environment. One is biodegradable and the other one is non-biodegradable. जो सब्सटेंसेस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के एक्शन की वजह से डिकम्पोज हो जाते हैं, वी कॉल देम बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस और बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. वेयर एज द सब्सटेंसेस विच कैनॉट बी डिकम्पोज बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ऐसे सब्सटेंसेस जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के एक्शन से डिकम्पोज नहीं हो पाते हैं, उन्हें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अपने एक्शन से डिकम्पोज नहीं कर पाते हैं, such substances or waste are known as non-biodegradable waste. Now microorganisms, if we are talking about microorganisms, they might be bacteria, they might be fungi. So ऐसे substances, ऐसे waste products जो microorganism decompose कर देते हैं, उन्हें हम biodegradable consider करते हैं. एंड ऐसे सब्सटेंसेज, ऐसे वेस्ट जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिकम्पोज नहीं कर पाते हैं, उन्हें हम किस कैटेगरी में डालते हैं? वी कीप इट इन द कैटेगरी नोन एज नॉन बायोडिग्रेडेबल. Now, when we are talking about biodegradable and non-biodegradable, we need to know some examples of these also. So, biodegradable waste का सबसे अच्छा example है cattle dung, cow dung. We all know about it कि एक biodegradable waste है, microorganism इसे easily decompose कर सकते हैं. Cotton, ये भी एक biodegradable waste है. Paper, फ्रूट एंड वेजिटेबल पील्स, फ्रूट एंड वेजिटेबल पील्स अगर आप इन्हें कहीं पर भी थ्रो करते हैं, देन आफ्टर सम टाइम यू सी दैट दे हैव बीन कंज्यूम्ड और आइदर दे स्टार्ट गेटिंग रॉटन और ये डिकम्पोज होना स्टार्ट कर देते हैं. तो ये हमारा रोज़ का किचन वेस्ट होता है एंड इट कम्स इन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. सो दीज आर द थिंग्स यू नीड टू लर्न, यू नीड टू कीप इन माइंड कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कौन कौन से होते हैं. Then coming towards non-biodegradable waste, non-biodegradable waste as we have already learned that ये microorganisms decompose नहीं कर पाते हैं. So इस तरह के waste में आता है प्लास्टिक. प्लास्टिक को microorganisms, bacteria and all ये सब decompose नहीं कर पाते हैं. So plastic comes in non-biodegradable waste. Poly bags, polythene bags have been banned by the government recently. ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन्हें डिकम्पोज नहीं कर पा रहे थे और ये पूरा स्पेस ऑक्यूपाई करते जा रहे थे एंड वी वर फेसिंग प्रॉब्लम विद दैट डिस्पोजल. इसलिए पॉली बैग्स को बैन किया गया बिकॉज ये नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आते हैं. देन मेटल्स को बैक्टीरिया डिकम्पोज नहीं कर सकती. रेडियो एक्टिव वेस्ट, न्यूक्लियर वेस्ट, इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स, फार्मर्स जो केमिकल्स यूज़ करते हैं इंसेक्ट और पेस्ट से अपने क्रॉप्स को बचाने के लिए, वो सारे केमिकल्स भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिकम्पोज नहीं कर पाते. सो ये सारे जो केमिकल्स हैं, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, प्लास्टिक्स, मेटल्स, पॉली बैग्स, दे फॉल इन द कैटेगरी ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल waste. Now there is a statement saying that if all the waste we generate is biodegradable, will it have no impact on the environment? एक statement है, it's from NCERT and it is saying कि हम biodegradable और non biodegradable के बारे में पढ़ रहे हैं. तो क्या जितना भी वेस्ट, अगर हम जो भी वेस्ट जनरेट करते हैं वो सारा का सारा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जनरेट करें तो क्या एनवायरनमेंट के ऊपर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा? क्योंकि जितना हमने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग बायोडिग्रेडेबल इज़ बेटर देन नॉन बायोडिग्रेडेबल. बट ये स्टेटमेंट गलत है, ऐसा कुछ नहीं है. बायोडिग्रेडेबल वेस्ट भी हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट करते हैं, बट दे पोल्यूट द इन्वायरमेंट ओनली व्हेन द अमाउंट इज़ लार्ज, जब उनका अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है. बायोडिग्रेडेबल वेस्ट भी हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट करेंगे ओनली व्हेन द अमाउंट इज़ लार्ज, बिकॉज तब वो प्रॉपर टाइम पर, करेक्ट टाइम पर डिग्रेड नहीं हो पाएंगे, डिकम्पोज नहीं हो पाएंगे. अगर हम लार्ज अमाउंट में बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को जनरेट करने लगे तो वो ही हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि उनको करेक्ट टाइम पे उनका डिकम्पोजिशन नहीं हो पाएगा एंड देन दे विल बिकम अ प्रॉब्लम फॉर आवर हेल्थ.
एंड इनका जो इम्पैक्ट है इन्वायरमेंट के ऊपर वो डिपेंड करता है कि इस बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को किस तरह से कलेक्ट किया जा रहा है, हाउ इट इज़ ट्रांसपोर्टेड एंड हाउ इट इज़ डिस्पोज्ड ऑफ। इफ़ यू माइट हैव सीन द गार्बेज ट्रक मूविंग, सो नेवर डू दे कवर द गार्बेज, वो ओपनली उसे ले जाते हैं। सो दिस इज़ हाउ इट विल अफेक्ट द हेल्थ। एंड सेकेंडली कि अगर हम उसकी ओपन डंपिंग कर रहे हैं, सो ओपन डंपिंग से उसका जो डिस्पोजल है वो हमारी हेल्थ को इफ़ेक्ट कर सकता है। सो इन दैट सेंस what what is the conclusion that comes to our mind, it is कि जितने भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हैं, अगर हम सिर्फ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जनरेट करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हमारे इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट नहीं क्रिएट करेंगे, वो हमारे इन्वायरमेंट को इफ़ेक्ट नहीं करेंगे। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट भी हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट करेंगे अगर हम उन्हें लार्ज अमाउंट में रिलीज़ करते हैं, जनरेट करते हैं। क्योंकि अगर ये लार्ज अमाउंट में जनरेट होंगे तो ये करेक्ट टाइम पे डिकम्पोज नहीं हो पाएंगे और ये पाइल अप होते जाएंगे और हमारी हेल्थ के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। सो देयर इम्पैक्ट ऑन द इन्वायरमेंट डिपेंड्स अपॉन देयर सिस्टम ऑफ कलेक्शन, देयर सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड डिस्पोजल। तो इनका जो इम्पैक्ट है ये इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि किस तरह से उन्हें कलेक्ट किया जा रहा है, किस तरह से उन्हें ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है और प्रॉपरली उन्हें डिस्पोज किया जा रहा है या नहीं। So I hope this statement is clear. Now another statement is ways in which bio and non-biodegradable waste would affect the environment. किस तरह से ये biodegradable और non-biodegradable waste हमारे environment को affect करते हैं। So let's begin with biodegradable waste कि किस तरह से biodegradable waste हमारे environment को affect करता है। biodegradable waste का सबसे अच्छा जो example है या सबसे common example जो है that is कि उनका इफ़ेक्ट ये है कि जब बायोडिग्रेडेबल वेस्ट डिकम्पोज होते हैं, सो दे प्रोड्यूस फाउल स्मेल, फाउल ओडर, and that spreads in the environment and it causes discomfort for the people. So that is a very important impact कि जब biodegradable waste decompose होना start करते हैं तो इनमें से बहुत अजीब सी स्मेल आती है, they produce foul odor, foul smell जो environment में spread हो जाती है and it creates discomfort for the people. That is the first and most common problem with them. And secondly, biodegradable waste को जब heap of waste कहीं पर dump किया जाता है ओपन में, people start throwing it, then they invite flies and mosquitoes. ये flies and mosquitoes ये heap of waste के ऊपर they take it as a breeding ground, वो breeding start कर देते हैं। flies और mosquitoes वहाँ reproduction start कर देते हैं। ये जो heap of biodegradable waste है ये breeding ground की तरह काम करता है एंड ये फ्लाइज एंड मस्कीटोज़ मल्टीप्लाई करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। एंड इसका मतलब अगर फ्लाइज एंड मस्कीटोज़ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जर्म्स कैरी करते हैं एंड दे विल स्प्रेड लॉट ऑफ डिजीज़ेज़ लाइक कॉलेरा, टाइफॉइड, डायरिया, इस तरह के बहुत से डिजीज़ेज स्प्रेड होंगे। सो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के इम्पैक्ट्स बहुत सारे हैं, बट दीज आर द जनरल इम्पैक्ट कि व्हाट आर द वेज इन विच दीज बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कैन अफेक्ट आवर एनवायरनमेंट। तो सबसे पहला है कि इनके डिकम्पोजिशन से ये फाउल स्मेल प्रोड्यूस करते हैं जो इन्वायरमेंट में स्प्रेड होती है और पूरे इन्वायरमेंट या इट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम फॉर द होल सोसाइटी, क्रिएटिंग डिस्कम्फर्ट फॉर देम। एंड सेकेंड थिंग इज़ ये जो हीप ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, जब बहुत सारा कचरे का ढेर एक साथ इकट्ठा हो जाता है, देन व्हाट हैपन्स, फ्लाइज एंड मस्कीटोज़ ये सब वहाँ पर ब्रीडिंग स्टार्ट कर देते हैं। ब्रीडिंग मीन्स रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर देते हैं, वो मल्टीप्लाई करने लगते हैं एंड क्योंकि ये जर्म्स कैरी करते हैं तो जितने ज़्यादा फ्लाइज एंड मस्कीटोज़ होंगे उतने ज़्यादा हमारे इन्वायरमेंट में जर्म्स होंगे एंड दे विल स्प्रेड डिजीजेज, मोर एंड मोर डिजीजेज लाइक कॉलेरा, टाइफॉइड एंड डायरिया। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। किस तरह से ये नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। लाइक वील टेक इन टू अकाउंट पेस्टिसाइड्स। हम पेस्टिसाइड्स के बारे में बात करते हैं। जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है लाइक पेस्टिसाइड्स, ये एक फर्टाइल लैंड को बैरन लैंड में कन्वर्ट कर देते हैं एंड दे अफेक्ट द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। ये सॉइल की फर्टिलिटी को इफेक्ट करते हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ द फार्मर्स दे आर नॉट सो एजुकेटेड, दे यूज़ पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड इन लार्ज अमाउंट। तो ये जब लार्ज अमाउंट में यूज़ होते हैं तो ये फर्टाइल लैंड को एक बैरन लैंड में कन्वर्ट कर देते हैं एंड दे डेफिनेटली इफेक्ट द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। नेक्स्ट,
क्योंकि ये ऐसे वेस्ट हैं, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की कैटेगरी में आते हैं जिन्हें माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज नहीं कर पाते. सो दे कीप ऑन अक्यूमुलेटिंग, इनकी वॉल्यूम बढ़ती जाती है, क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम फॉर द डिस्पोजल. एग्जैक्टली व्हाट आई टोल्ड अबाउट प्लास्टिक बैग्स, पॉली बैग्स. व्हाई वर दे बैंड? बिकॉज क्योंकि वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उन्हें डिकम्पोज नहीं कर पाते हैं. सो इनकी जो वॉल्यूम है वो बढ़ती जा रही है एंड उनका डिस्पोजल हमारे लिए एक प्रॉब्लम बन जाता है कि हम उन्हें डिस्पोज ऑफ कहाँ पर करें. ओके, नाउ द थर्ड थिंग इज़ दीज पेस्टिसाइड्स. ये जो पेस्टिसाइड्स लार्ज अमाउंट में यूज़ हो रहा है ये फूड में अक्यूमुलेट होता है एंड इट्स एंटर्स आर फूड चेन, एंड ये हमारी फूड चेन में एंटर कर जाता है एंड स्टार्ट्स अफेक्टिंग आर ह्यूमन हेल्थ. ये ह्यूमन हेल्थ और बाकी एनिमल्स की हेल्थ को भी इफेक्ट करना स्टार्ट कर देता है. ह्यूमन बींग सबसे ज़्यादा हार्म होते हैं इनकी वजह से, पेस्टिसाइड्स के ज़्यादा कंसंट्रेशन की वजह से, क्योंकि हर फूड चेन में टॉप पर होते हैं ह्यूमन बींग्स. नॉर्मली हर फूड चेन पर टॉप पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं ह्यूमन बींग्स. सो इन पेस्टिसाइड्स के फूड चेन एंटर करने पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है ह्यूमन बींग्स को. सो दीज आर द सम वेज जिसमें नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हमारे हेल्थ को एंड हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं, इफेक्ट करते हैं. नाउ वील टॉक अबाउट इकोसिस्टम. इकोसिस्टम नेचर का एक फंक्शनल यूनिट है. इट इज़ अ फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर वेयर लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंटरैक्ट अमंग देमसेल्व्स एंड ऑल्सो विद सराउंडिंग फिजिकल इन्वायरमेंट. इकोसिस्टम नेचर का एक फंक्शनल यूनिट होता है जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपस में इंटरैक्ट करते हैं एंड अपनी फिजिकल इन्वायरमेंट से भी इंटरैक्शन करते हैं. सो दैट वी कंसिडर एज इकोसिस्टम. Please do remember it. It is a functional unit of nature where the living organisms interact among themselves and also with their physical environment. Okay. So if you are there in the park, so you are interacting with the non-living environment also and with the organisms or people there. So that becomes an ecosystem, right? Now ये जो ecosystem है इसके दो components होते हैं. The ecosystem has two component. One is the biotic component जिसमें सारे living component आते हैं, producers, consumers, decomposers, and the other one is abiotic component which includes all the inorganic material like air, water, soil. So ecosystem के दो components होते हैं basically, abiotic and biotic. एबायोटिक में सारे नॉन लिविंग मटेरियल आ जाते हैं, इनऑर्गेनिक मटेरियल आ जाता है, दैट इज एयर, वाटर एंड सॉइल. whereas बायोटिक कंपोनेंट्स में ऑल द लिविंग बींग्स, दैट इज प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स. नाउ दैट इज द कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम. एंड इफ somebody asks you about type of ecosystem, so there is a difference. ये सारे कंपोनेंट मिलकर इकोसिस्टम बनाते हैं, whereas इकोसिस्टम अलग अलग टाइप्स के होते हैं. So normally in CBSE exams, what do? They ask you examples of components of ecosystem. Normally students get confused and they start writing about types of ecosystem. So be specific. Just read the question carefully what they are asking. If they are asking you the component, then ecosystem has two component, abiotic component and biotic component. If they are asking you types of ecosystem, so ecosystem generally दो टाइप का होता है. एक natural ecosystem जो nature में अपने आप exist कर रहा है, and एक man-made ecosystem है which is created by humans. And man-made ecosystem के examples have been asked in CBSE, so you have to learn them. What are the examples of man-made ecosystem? Crop field, farmer खुद तैयार करते हैं, naturally exist नहीं करता है, so ये man-made ecosystem है. Aquarium is prepared by human beings, so aquarium is what type of ecosystem? Man-made ecosystem. Gardens naturally exist नहीं करते हैं, human beings उन्हें बनाते हैं, so garden is also an example of man-made ecosystem. Crop field, aquarium, gardens, these all are example of man-made ecosystem. Now when we talk about natural ecosystem, so let us have a look at natural ecosystem. Natural ecosystem is further divided into two categories: land ecosystem and water ecosystem. So terrestrial ecosystem and aquatic ecosystem. Terrestrial ecosystem का अगर हम examples देखें, then forest, desert, grassland, these are example of terrestrial ecosystem जो कि natural है. And aquatic ecosystem, if we observe, then we further divide aquatic ecosystem into two types: marine ecosystem जिसमें sea और ocean आते हैं, and fresh water ecosystem which has rivers, lakes, ponds and pools. Okay, now there is another statement, and this has been asked in CBSE also, that the statement says we do not clean natural ponds or lakes. नेचुरल पॉन्ड्स और लेक्स को कभी क्लीन नहीं करते, बट एन एक्वेरियम नीड्स टू बी क्लीन रेगुलरली.
बट हमें एक्वेरियम की रेगुलर क्लीनिंग करनी पड़ती है. वाई इज़ दैट सो? कि नेचुरल पॉन्ड्स और लेक्स खुद क्लीन हो जाते हैं अपने आप, वेयर एज एक्वेरियम को हमें रेगुलरली क्लीन करना पड़ता है. वाई इज़ दैट सो? बिकॉज ये जो एक्वेरियम है ये मैन मेड आर्टिफिशियल इनकम्प्लीट इकोसिस्टम है वेयर नेचुरल डिकम्पोजर्स आर एब्सेंट. अगर एक इकोसिस्टम है तो उसमें प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, डिकम्पोजर्स सारे ही प्रेजेंट होने चाहिए, वेयर एज इट इज़ एन आर्टिफिशियल इनकम्प्लीट इकोसिस्टम जहाँ पे नेचुरल डिकम्पोजर्स एब्सेंट हैं और जो वाटर है वो स्टैगनेंट है. दैट इज़ वाई वाटर इज़ नॉट एबल टू क्लीन इट सेल्फ. सो देर आर टू रीजन्स कि हमें नेचुरल पॉन्ड्स और लेक्स को क्लीन नहीं करना पड़ता, वेयर एज एक्वेरियम को रेगुलरली क्लीन करना पड़ता है, बिकॉज ये आर्टिफिशियल इनकम्प्लीट इकोसिस्टम है जहाँ पे नेचुरल डिकम्पोजर्स एब्सेंट है एंड वाटर स्टैगनेंट है. अगर वाटर फ्लोइंग होता है तो वो अपने आप को क्लीन कर लेता है. ओके, नाउ प्रोसीडिंग अहेड वील हैव अनदर पॉइंट. जितने भी बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, जितने भी लिविंग कंपोनेंट्स हैं, हमने उनको उनके न्यूट्रिशन के बेसिस पे, उनके फूड कंजम्पशन के बेसिस पे 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, and that is producers, consumers and decomposers. Producers are those organisms जो अपना food खुद prepare करते हैं from the inorganic substances using light energy. Light energy को use करके inorganic substances से अपना food prepare करते हैं. उन organisms को हम producers बोलते हैं. And producers का example is all green plants and blue green algae. Now in this chapter examples have utmost importance. Examples carry utmost importance क्योंकि ज़्यादातर आपको इस चैप्टर से एग्जाम्पल्स ही पूछे जाएंगे. सो बी केयरफुल while I'm giving you the examples for everything. Producers are all green plants and blue green algae. Now coming to consumers, those organisms which depend on producers either directly or indirectly for their sustenance. ऐसे organisms जो producers के ऊपर या तो directly या indirectly depend करते हैं food के लिए, they are known as consumers. Now I'm giving you an example. सपोज प्लांट इज़ देयर, प्लांट को कंज्यूम किया हर्बीवोर ने. सो वो जो हर्बीवोर है दैट इज़ अ कंज्यूमर जो प्लांट के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है. नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट कार्निवोर. प्लांट, हर्बीवोर, कार्निवोर. अब जो प्लांट है उसे कंज्यूम किया हर्बीवोर ने, हर्बीवोर को कंज्यूम किया कार्निवोर ने. अगर प्लांट अवेलेबल नहीं है तो हर्बीवोर की डेथ हो जाएगी, और अगर हर्बीवोर की डेथ हो जाएगी तो कार्निवोर की डेथ हो जाएगी. सो अल्टीमेटली प्लांट्स पे सारे कंज्यूमर्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं अपने सस्टेनेंस के लिए. सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट ऑर्गेनिजम्स विच डिपेंड ऑन प्रोड्यूसर्स आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर देयर सस्टेनेंस, दे आर नोन एज कंज्यूमर्स. नाउ कंज्यूमर्स को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. जो ग्रास ईटर्स हैं, जो ग्रास कंज्यूम करते हैं, दे आर हर्बीवोर्स. एग्जाम्पल इज काउ एंड डियर. कार्निवोर्स वो होते हैं जो फ्लैश कंज्यूम करते हैं, फ्लैश ईटर होते हैं. लायन एंड टाइगर आर देयर विच आर कार्निवोर्स. नाउ पैरासाइट लिव एंड फीड ऑन द होस्ट बॉडी. पैरासाइट्स वो होते हैं जो होस्ट बॉडी पे रहते हैं, होस्ट बॉडी पे फीड करते हैं. लाइक लाइस होती है हमारे हेयर स्कैल्प पर, लीचेस होती हैं, प्लाज्मोडियम मलेरियल पैरासाइट जो हमारी बॉडी के अंदर रहता है, फीड करता है एंड इट ट्रांसमिट मलेरिया ऑल्सो. देन ओमनीवोर्स जो प्लांट और फ्लैश दोनों पे फीड करते हैं, क्रो, ह्यूमन बींग्स, दे कम इन द कैटेगरी ऑफ omnivores. Then decomposers, producers and consumers we have done. Now decomposers, organisms that break down dead plant and animal body. ऐसे organisms जो dead plant और animal body का break down करते हैं energy obtain करने के लिए, they come in the category of decomposers. So dead plant और animal body को break down करके उससे energy obtain करना, that is the function of decomposers. And decomposers की category में आते हैं bacteria and fungi. So the example of decomposers is bacteria and fungi. ओके, सो वी हैव लर्नड अबाउट दिस कि जो वेस्ट होता है बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल, उसको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ब्रेक डाउन करते हैं. सो बैक्टीरिया एंड फंजाई आर द वन जो उसको डिकम्पोज करते हैं. Now there is another important point that is a question of NCERT also, and it has been asked in CBSE also. Why the existence of decomposer is essential in a biosphere? किसी भी बायोस्फेयर में decomposers का existence ज़रूरी क्यों है? Why is it essential? बिकॉज ये जो डिकम्पोजर्स होते हैं ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस, प्लांट और एनिमल की जो डेड बॉडी होती है, प्लांट और एनिमल की जो डेड बॉडी होती है उसमें कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं. उन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को ये ब्रेक डाउन करते हैं, उसे कन्वर्ट करते हैं सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में, सो दैट
वो ईजिली सॉइल अब्जॉर्ब कर पाए, उनको ईजिली सॉइल अब्जॉर्ब कर पाए. सो हर बायोस्फीयर में डिकम्पोजर्स का एग्जिस्टेंस बहुत ही एसेंशियल है, बिकॉज डेड प्लांट एंड एनिमल बॉडी में जो कॉम्प्लेक्स इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है ये उनको कन्वर्ट करते हैं सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज में, सो दैट दे कैन बी अब्जॉर्ब्ड बाय द सॉइल. They bring about the conversion of complex inorganic substances in the dead remain of plant and animal into simple inorganic substances that can be absorbed by the soil. You might have seen dead body of animals lying on the road, and after few days you see that the dead body is gone. So what has happened? Slowly and gradually वो decompose होती है. Some animals consume it, and then जो बचा कुचा remaining होता है वो धीरे धीरे ये decomposers क्या करते हैं, उसमें present complex organic substance को सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं, एंड धीरे धीरे वो पूरी जो रिमेनिंग बॉडी होती है उसे सॉइल अब्जॉर्ब कर लेती है. सो दिस इज़ व्हाट डिकम्पोजर्स डू. सो डिकम्पोजर्स के दो इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि वो सॉइल को नेचुरली रिप्लेनिश करती है. इस तरह से उसने सॉइल को न्यूट्रिशन भी पहुंचाया. सो इट रिप्लेनिशेस द सॉइल नेचुरली एंड इट हेल्प्स इन रिमूविंग द बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. जो एनिमल की डेड बॉडी पड़ी हुई थी वो किस तरह का वेस्ट था, वो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट था एनवायरनमेंट के लिए. तो डिकम्पोजर्स ने उस बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को भी रिमूव किया एंड सॉइल में एलिमेंट्स जो न्यूट्रिएंट्स हैं, मिनरल्स हैं, वो भी पहुंचाए. सो इट replenishes the soil naturally and it helps in removing the biodegradable waste. So this you have to remember, a very important point कि existence of decomposer क्यों essential है किसी भी बायोस्फीयर में. वो इसलिए essential है क्योंकि dead plant और animal body में जो complex organic substance है उसको ये simple inorganic substances में convert कर देती है ताकि वो remaining body को soil absorb कर ले, and in this way it replenishes the soil naturally and it removes the biodegradable waste. ये environment से biodegradable waste को भी remove कर देते हैं और ये soil को naturally replenish भी कर देते हैं, उसे mineral और nutrients provide करते हैं. Now next is food chain is a series of organisms feeding on one another. For example, जैसे ग्रास को कंज्यूम किया इंसेक्ट ने, इंसेक्ट को कंज्यूम किया फ्रॉग ने, फ्रॉग को किसने कंज्यूम किया, पीकॉक ने. सो ये एक चेन फॉर्म हो गई. इट इज़ अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म जो एक दूसरे के ऊपर फीड कर रहे हैं. सो व्हाट विल वी कॉल दिस? वील कॉल दिस फूड चेन. फूड चेन इज़ अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म फीडिंग ऑन वन अनदर. वेयरएज जब हम बात करते हैं फूड वेब की, तो जब ऐसी कई चेन्स आपस में एक इंटरलिंक हो जाती हैं और एक नेटवर्क फॉर्म कर देती हैं, देन सच थिंग इज नोन एज फूड वेब. सो फूड वेब इज़ अ नेटवर्क ऑफ इंटरलिंक्ड फूड चेन. ना फूड चेन में प्रे और प्रेडेटर के पास चेंजेस को एडजस्ट करने के लिए बहुत कम अपॉर्चुनिटी होती है. अगर इस फूड चेन में कहीं से कुछ चेंजेस होते हैं तो प्रे और प्रेडेटर एडजस्ट नहीं कर पाते, उनके पास बहुत कम अपॉर्चुनिटी होती है क्योंकि एक ही स्पीशीज़ अवेलेबल होता है ना फीडिंग के लिए. वेयर एज फूड वेब में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, तो उनके पास चेंजेस में एडजस्ट करने के लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होती है. देयर इज़ मोर अपॉर्चुनिटी फॉर द प्रे एंड प्रेडेटर टू एडजस्ट टू द चेंजेस. एंड थर्ड पॉइंट, फूड चेन में हमेशा खाने के लिए सिंगल स्पीशीज़ अवेलेबल होता है, तो फूड चेन कम स्टेबल होती है. अगर वो स्पीशीज़ अवेलेबल नहीं है तो दैट प्रेडेटर विल डाई, क्योंकि उसके लिए जो स्पीशीज़ अवेलेबल थी वो सिंगल स्पीशीज़ थी, तो ये लेस स्टेबल है. वेयर एज फूड वेब में एक से ज़्यादा स्पीशीज़ अवेलेबल होती है क्योंकि वो आपस में बहुत सारी फूड चेन इंटरलिंक्ड होती हैं, तो एक से ज़्यादा स्पीशीज़ खाने के लिए अवेलेबल है, तो ये ज़्यादा स्टेबल है. हो सकता है अगर एक स्पीशीज़ अवेलेबल नहीं है, हमें दूसरी स्पीशीज़ अवेलेबल है, तो द predator will not die, so it is more stable. So food chain and food web में ज़्यादा stable होता है food web क्योंकि इसमें ज़्यादा स्पीशीज़ अवेलेबल होते हैं. फूड चेन कम स्टेबल होता है क्योंकि इसमें सिंगल स्पीशीज़ फीडिंग के लिए अवेलेबल होता है. फूड वेब में प्रे और प्रेडेटर दोनों ही के पास चेंजेस को एडजस्ट करने के लिए, चेंजेस में एडजस्ट करने के लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होती है. फूड चेन में चेंजेस के लिए एडजस्ट करने के लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं होती प्रे और प्रेडेटर के पास. फूड वेब जब खूब सारी फूड चेन्स आपस में इंटरलिंक्ड होकर एक नेटवर्क बना लेती हैं, वो फूड वेब होता है. एंड फूड चेन इज़ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो एक दूसरे के ऊपर फीड करते हैं, सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म फीडिंग ऑन वन अनदर. नाउ दिस डिफरेंस हैज़ बीन आस्क्ड इन CBSE फॉर 3 मार्क्स. फूड चेन एंड फूड वेब के बीच का डिफरेंस पूछा जाता है, सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट अगेन फॉर यू. नाउ ट्रॉफिक लेवल के बारे में बात करते हैं. जब हम फूड चेन को देखते हैं तो फूड चेन में जो हर स्टेप या हर लेवल होता है जिसमें थ्रू विच ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी इज़ टेकिंग प्लेस, तो हम इस हर स्टेप हर लेवल को ट्रॉफिक लेवल बोलते हैं. सो ईच स्टेप और ईच लेवल ऑफ फूड चेन वेयर ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी अकर, दैट इज़ नोन एज ट्रॉफिक लेवल.
दिस इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट एंड अ क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी एज वेल कि ट्रॉफिक लेवल क्या होता है. अगर आप फूड चेन को देखेंगे, सो ग्रास एक ट्रॉफिक लेवल है, इंसेक्ट एक ट्रॉफिक लेवल है, फ्रॉग इज अनदर ट्रॉफिक लेवल एंड पीकॉक इज अनदर ट्रॉफिक लेवल. ओके, सो ईच स्टेप और लेवल ऑफ फूड चेन का हर वो स्टेप, हर वो लेवल जहाँ पे एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है. ग्रास को इंसेक्ट ने कंज्यूम किया, एनर्जी का ट्रांसफ़र हुआ. देन इंसेक्ट को फ्रॉग ने कंज्यूम किया, तो उसकी बॉडी से उसकी बॉडी में एनर्जी ट्रांसफ़र हुआ. सो दिस इज हाउ द एनर्जी ट्रांसफर इज टेकिंग प्लेस एट एवरी लेवल. सो दिस एवरी स्टेप एंड एवरी लेवल ऑफ फूड चेन इज नोन एज व्हाट? ट्रॉफिक लेवल. Each step or level of food chain where transfer of energy occurs is known as trophic level. And you can give this example also कि किस तरह से ग्रास को इंसेक्ट ने खाया, इंसेक्ट को फ्रॉग ने खाया एंड फ्रॉग को पीकॉक ने खा लिया. Okay, now producer always occupy the first trophic level in a food chain. कोई भी फूड चेन होगी, उस हर फूड चेन में जो पहला ट्रॉफिक लेवल होगा, मीन्स जहाँ से फूड चेन स्टार्ट होगी, पहला स्टेप, पहला लेवल, वो हमेशा प्रोड्यूसर ही ऑक्यूपाई करेगा, वो हमेशा प्लान्स होंगे. वाई इज़ दैट सो? दिस स्टेटमेंट इज सेइंग कि फूड चेन का जो पहला ट्रॉफिक लेवल होता है वो हमेशा प्रोड्यूसर्स ऑक्यूपाई करते हैं. आपके सामने एक फूड चेन है एंड यू कैन सी कि जो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है, फर्स्ट स्टेप है, वो किसने ऑक्यूपाई किया है? ग्रास ने, मीन्स प्रोड्यूसर्स. वाई इज़ इट सो कि प्रोड्यूसर्स ही हमेशा फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल ऑक्यूपाई करते हैं फूड चेन में? बिकॉज प्रोड्यूसर्स एंड ग्रीन प्लांट्स, प्रोड्यूसर्स का मतलब ग्रीन प्लांट्स, एंड ग्रीन प्लांट्स आर द ओनली वंस जो सोलर एनर्जी या लाइट एनर्जी को यूज़ करके उसे केमिकल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं बाय फोटोसिंथेसिस. दे आर द ओनली वंस जो फूड प्रिपेयर कर सकते हैं. उन्हीं के पास वो पोटेंशियल होता है, उन्हीं के पास वो कैपेसिटी होती है कि वो सोलर एनर्जी या लाइट एनर्जी को यूज़ करके उसको केमिकल फॉर्म में, केमिकल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म करते हैं, कन्वर्ट करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. नो अदर ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ इज़ हैविंग दैट कैपेसिटी. सो द रीज़न कि हर फूड चेन में हर ट्रॉफिक, जो पहला ट्रॉफिक लेवल होता है वो हमेशा प्रोड्यूसर या प्लांट्स ही क्यों ऑक्यूपाई करेंगे? बिकॉज प्रोड्यूसर्स और ग्रीन प्लांट्स आर द ओनली वन who can prepare their own food, who can utilize solar energy or light energy and convert it into chemical energy through photosynthesis. solar energy या light energies को chemical energy में transform करने की capacity किसी के अंदर नहीं होती, वो सिर्फ plants होते हैं, and that is why वो food chain में first trophic level occupy करते हैं. Right? Now, if we kill all the organism in one trophic level, what will happen? There was a question जिसमें ये बोला गया था कि अगर आपके सामने एक फूड चेन है और उसमें किसी भी एक ट्रॉफिक लेवल, फॉर एग्जाम्पल आप फ्रॉग को किल कर देते हैं, सारी फ्रॉग्स की आप किलिंग कर देते हैं, देन व्हाट विल हैपन? जो ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी है ना, एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे जो एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है वो रुक जाएगा, क्योंकि ग्रास को इंसेक्ट ने कंज्यूम कर लिया. अब इंसेक्ट को कंज्यूम करने के लिए फ्रॉग नहीं है, तो ओवर पॉपुलेशन हो जाएगी इंसेक्ट्स की, और दूसरी तरफ जो पीकॉक है उसे फूड नहीं मिलेगा तो उसकी डेथ हो जाएगी. ओके, सो एनर्जी का जो ट्रांसफ़र था वो रुक गया. दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर किसी भी फूड चेन में हम किसी एक ट्रॉफिक लेवल पे प्रेजेंट ऑर्गेनिजम्स को किल कर देंगे, देन द ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी विल स्टॉप. एंड जो पिछला ट्रॉफिक लेवल है, फ्रॉग के लिए पिछला ट्रॉफिक लेवल ये है और नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल ये है. सो जो प्रीवियस ट्रॉफिक लेवल है उसकी ओवर पॉपुलेशन हो जाएगी, और जो नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल है दैट विल स्टार्व, क्योंकि उसे फूड नहीं मिलेगा. सो दिस इज हाउ द होल environment will get affected. Transfer of energy will stop. There will be overpopulation of the previous trophic level. जो ऑर्गेनिज्म उससे पहले वाले ट्रॉफिक लेवल पर है उसकी ओवर पॉपुलेशन हो जाएगी, उसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, एंड जो ऑर्गेनिज्म उससे नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर है वो उसकी डेथ हो जाएगी क्योंकि उसे खाना नहीं मिलेगा. So now this will result in an imbalance in ecosystem, and this is the very important question कि अगर हम किसी भी ट्रॉफिक लेवल पे प्रेजेंट एक एनिमल की किलिंग कर देते हैं, then what will happen? The transfer of energy will stop because the organism present as the previous trophic level will have overpopulation, and the organism present at the next trophic level will die due to lack of food, and this will create imbalance in the ecosystem. और ये पूरे इकोसिस्टम में एक इम्बैलेंस क्रिएट कर देगा. सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इस फूड चेन को अगर हम ऑब्जर्व करते हैं, बड़ी सिंपल फूड चेन है. ग्रास को कंज्यूम किया डियर ने और डियर को कंज्यूम किया लायन ने. अगर हम डियर को किल कर देते हैं,
वी किल ऑर्गेनिज्म एट वन ट्रॉफिक लेवल, व्हाट विल हैपन, ग्रास की ओवर पॉपुलेशन हो जाएगी एंड लायन की डेथ होने लगेगी क्योंकि लायन को फूड नहीं मिलेगा. नाउ दिस विल रिजल्ट इन एन इम्बैलेंस, ग्रासेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी और लायन की डेथ हो जाएगी. डियर को हम किल कर ही चुके हैं. तो एक ट्रॉफिक लेवल पे अगर हम ऑर्गेनिजम्स को हटाते हैं या डिस्टर्ब करते हैं तो पूरे में इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा. That is a applied question, and be ready for such questions in CBSE board examination also. So अगर हम लाइन को रिमूव कर दें फॉर एग्जाम्पल तो डियर्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे. अगर हम लाइन को हटा देते हैं, वी रिमूव लाइन, वी किल लाइन्स, देन व्हाट विल हैपन, डियर्स विल इंक्रीज इन नंबर, डियर्स की ओवर पॉपुलेशन हो जाएगी. और जब डियर्स की ओवर पॉपुलेशन हो जाएगी तो वो ग्रास को बहुत ज़्यादा कंज्यूम करने लगेंगे. दे विल ईट अप द होल ग्रास. एंड जब ग्रास कम हो जाएगी तो वो एरिया बैरन लैंड या डेजर्ट में कन्वर्ट हो सकता है. सो दिस इज़ हाउ इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है. ओके तो आप किसी भी लेवल पे किसी भी ऑर्गेनिज्म को रिमूव करोगे, दैट विल रिजल्ट इन द फ्लो ऑफ एनर्जी विल स्टॉप एंड इट विल क्रिएट एन इम्बैलेंस इन द इकोसिस्टम. Okay, now removal of organism at any trophic level will affect the ecosystem. Same question है NCERT में पूछा गया in a different way कि अगर हम किसी भी ट्रॉफिक लेवल पे प्रेजेंट ऑर्गेनिज्म को हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं तो इकोसिस्टम में क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी विल स्टॉप, इट विल क्रिएट एन इम्बैलेंस इन द इकोसिस्टम एंड जो प्रीवियस ट्रॉफिक लेवल पे प्रेजेंट ऑर्गेनिज्म है उसकी ओवर पॉपुलेशन हो जाएगी, जो नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे प्रेजेंट ऑर्गेनिज्म है उसकी डेथ हो जाएगी क्योंकि उसको फूड नहीं मिलेगा. Okay, so all of them are linked through the food chain, so it will create an imbalance. Now there is a numerical which you should try and understand. Amount of energy available to the tiger हमें निकालनी है if plants have 30,000 joule of energy available from the sun. Try to understand what they have said. You have to calculate the amount of energy available to the tiger. एक food chain आपको दी है, sun, plants, deer and tiger. सन से एनर्जी ली प्लांट्स ने, प्लांट्स को कंज्यूम किया डियर ने और डियर को कंज्यूम किया टाइगर ने. सो नाउ यू हैव टू टेल अस द अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल टू द टाइगर. आपको यहाँ पर प्रेजेंट एनर्जी बतानी है. अगर प्लांट्स को सन से 30,000 जूल ऑफ एनर्जी मिल रही है तो अवेलेबल कितनी है ये मैटर नहीं करता है. द इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट यू हैव टू रिमेंबर कि प्लांट्स को सन से जितनी एनर्जी अवेलेबल होती है उसका सिर्फ 1% वो अब्जॉर्ब कर पाते हैं. ओनली 1% ऑफ द एनर्जी इज अब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट. इट डज नॉट मैटर कि अवेलेबल कितनी है. प्लांट्स को सन से 30,000 जूल ऑफ एनर्जी मिल रही है बट वो सारी एनर्जी अब्जॉर्ब नहीं कर पाते, वो सिर्फ 1% एनर्जी अब्जॉर्ब करते हैं. सो नाउ 30,000 जूल का 1% हो गया 300 जूल. नाउ 300 जूल के बाद जितना भी आगे ट्रांसफ़र होगा, जो एनर्जी का ट्रांसफ़र हर ट्रॉफिक लेवल पे होगा वो हमेशा 10% होगा. एंड इसी को समझने के लिए आपको सबसे पहले 10% लॉ समझना पड़ेगा. टू अंडरस्टैंड दैट न्यूमेरिकल यू फर्स्ट हैव टू अंडरस्टैंड द 10% लॉ. नाउ 10% लॉ क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस 10% लॉ द एनर्जी अवेलेबल एट ईच सक्सेसिव लेवल, हर ट्रॉफिक लेवल पे, ट्राइंगल के फॉर्म में आपको फूड चेन का हर ट्रॉफिक लेवल दिखाया गया है. हर ट्रॉफिक लेवल पे जो एनर्जी अवेलेबल होती है वो प्रीवियस लेवल का 10% होती है. मींस प्रोड्यूसर्स प्राइमरी कंज्यूमर्स को कितनी एनर्जी ट्रांसफ़र करेंगे? 10%. प्राइमरी कंज्यूमर्स अपने पास अवेलेबल एनर्जी का कितना परसेंट उनको देंगे? 90%. वो अपनी लाइफ प्रोसेस भी तो कैरी आउट कर रहा है तो उसकी बॉडी में अगर वो एनर्जी जा रही है सो उसका 90% वो अपने लाइफ प्रोसेसेस के लिए यूज़ करेगा और 10% नेक्स्ट लेवल पर ट्रांसफ़र होगी. फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स को जितनी एनर्जी मिल रही है उसका 90% वो अपने लाइफ प्रोसेस के लिए यूज़ करेंगे एंड 10% नेक्स्ट लेवल तक जाएगी. सो द इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको फिगर्स के थ्रू भी दिखाया जा रहा है, 1000 किलो जूल है प्रोड्यूसर के पास, तो जब प्रोड्यूसर को प्राइमरी कंज्यूमर खाएंगे तो उनको कितनी एनर्जी मिलेगी? सिर्फ इसका 10% जाएगा, 100 किलो जूल एनर्जी. अब प्राइमरी कंज्यूमर को जब सेकेंडरी कंज्यूमर खाएगा तो उसको कितनी एनर्जी मिलेगी? उसको सिर्फ 10% मिलेगी. सो दिस यू हैव टू रिमेंबर कि जो एनर्जी अवेलेबल होती है हर ट्रॉफिक लेवल पे वो प्रीवियस लेवल का 10% आगे जाता है. ओनली 10% ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल वाइल 90% ऑफ एनर्जी इज यूज्ड फॉर टू कैरी आउट इट्स लाइफ प्रोसेस. क्योंकि उसे अपने लाइफ प्रोसेसेस भी तो कैरी आउट करने थे तो उसने अपनी बॉडी में जब वो खाना खाया तो 90% तो उसकी बॉडी ने कंज्यूम कर लिया लाइफ प्रोसेस के लिए, और जब उसको दूसरे एनिमल ने खा लिया तो उसकी बॉडी में कितनी परसेंट एनर्जी गई? ओनली 10% एनर्जी.
सो दिस यू हैव टू रिमेंबर कि जो एनर्जी का फ्लो होता है हर ट्रॉफिक लेवल पे नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे प्रीवियस का 10% जाता है, एंड दैट इज 10% लॉ, दैट ओनली 10% ऑफ द एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल while 90% is used by the present level. अब अगर आप इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे दैट इट विल बी वेरी इजी, जहाँ पर प्लांट्स एक 2 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, 10% लॉ और प्लांट्स को जो जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल होती है उसमें से सिर्फ 1% वो अब्जॉर्ब कर पाते हैं. अगर हम प्लांट्स की बात करेंगे तो प्लांट सन से 1% एनर्जी सिर्फ अब्जॉर्ब कर पाते हैं. आगे जितने भी ट्रॉफिक लेवल होंगे उसमें 10% लॉ फॉलो होगा. सो इफ़ देयर इज़ कि प्लांट्स को लाइक इन दिस क्वेश्चन इट इज़ गिवन कि अमाउंट ऑफ जो एनर्जी है हमें वो निकालनी है टाइगर पे, कि टाइगर को कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल है. अगर प्लांट्स को सन से 30,000 जूल ऑफ एनर्जी मिल रही है, कितनी मिल रही है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, प्लांट सारी अवेलेबल एनर्जी को अब्जॉर्ब नहीं कर पाते, वो सिर्फ अवेलेबल एनर्जी का 1% अब्जॉर्ब कर पाते हैं. तो यहाँ तक तो आपको 1% याद रखना है, एंड आगे के जितने भी ट्रॉफिक लेवल्स होंगे वो 10% लॉ फॉलो करेंगे. सो नाउ 30,000 जूल का प्लांट ने 1% अब्जॉर्ब किया, दैट इज 300 जूल. अब ये 300 जूल का 10% नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे पास ऑन होगा, क्योंकि 90% प्लांट को अपने लाइफ प्रोसेस के लिए चाहिए. देन 10% मीन्स 30 जूल डियर को मिला. अब डियर का जो 30 जूल है उसका सिर्फ 10% ही आगे टाइगर को मिलेगा. सो 10% ऑफ 30 जूल इज 3 जूल. So 3 joule is the energy available to tiger. So this was a very difficult one. Normally इसमें sun वाला point available नहीं होता है, but this is the most typical one which I have used. So be prepared for such questions in your examination. बस इतना याद रखिएगा कि जब जितनी कितनी एनर्जी अवेलेबल है प्लांट्स को ये मैटर नहीं करता. मैटर ये करता है कि प्लांट्स हमेशा सन से अवेलेबल एनर्जी का 1% ही अब्जॉर्ब कर पाते हैं, एंड आगे के जितने भी ट्रॉफिक लेवल होंगे उसमें 10% रूल फॉलो होगा. हर नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे सिर्फ 10% एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, 90% वो ऑर्गेनिज्म अपने लाइफ प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए यूज़ कर लेता है. नाउ द अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ बायोमैग्निफिकेशन. बायोमैग्निफिकेशन ये जो 10% लॉ है इसका जस्ट उल्टा समझ लीजिए. जिस तरह से फूड चेन में हर ट्रॉफिक लेवल पर आगे बढ़ने पर सिर्फ 10% एनर्जी आगे जाती है, मतलब एनर्जी जो है वो कम होती जाती है. बायोमैग्निफिकेशन में ये होता है कि फूड चेन में हर ट्रॉफिक लेवल पर जो हार्मफुल केमिकल्स होते हैं उनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाता है. एनर्जी का फ्लो हर ट्रॉफिक लेवल पे कम होता जाता है, 10% जाता है, वो हमेशा कम हो रहा है. वेयर एज हर ट्रॉफिक लेवल पे हर फूड चेन में जो हर ट्रॉफिक लेवल है उसमें हार्मफुल केमिकल्स का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ता जाता है, एंड दैट इज़ नोन एज बायोमैग्निफिकेशन. द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल इंक्रीजेज इन एवरी ट्रॉफिक लेवल इन अ फूड चेन. सपोज इंसेक्टिसाइड्स हैं, ग्रासेस में थे, तो वो उनका जो कॉन्सेंट्रेशन था वो 0.03 ppm था. अब उसे गोट ने कंज्यूम किया तो उसकी बॉडी में वो बढ़ गया, 0.3 ppm हो गया. एंड गोट्स की बॉडी से जब गोट्स को ह्यूमन ने कंज्यूम किया तो उसका कॉन्सेंट्रेशन ह्यूमन की बॉडी में 3 ppm हो गया. मतलब फूड चेन में हर ट्रॉफिक लेवल पे यह हार्मफुल केमिकल का कॉन्सेंट्रेशन हर ट्रॉफिक लेवल पे बढ़ता जा रहा है, वेयर एज एनर्जी क्या हो रही थी, कम होती जा रही थी. So this you have to remember that the concentration biomagnification actually क्या है, harmful chemicals का जो concentration है वो हर ट्रॉफिक लेवल पे इंक्रीज होता जाता है फूड चेन के अंदर. इसी को हम बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन. और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है पेस्टिसाइड्स. जब वो ग्रास में इंसेक्टिसाइड डाले गए तो वो क्या उनका कॉन्सेंट्रेशन था 0.03. फिर उसे गोट ने खाया तो गोट की बॉडी में वो बढ़ गया, 0.3 हो गया. अब गोट को ह्यूमंस ने खाया तो ह्यूमंस की बॉडी में उस इंसेक्टिसाइड का कॉन्सेंट्रेशन 3 ppm हो गया. तो हर ट्रॉफिक लेवल में क्या हो रहा है, उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, और इस फिनोमिना को हम क्या बोलेंगे, बायोमैग्निफिकेशन. नाउ नॉर्मली हमेशा ये इस तरह के केमिकल्स जो है उनका सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन इकट्ठा हो जाता है ह्यूमन बॉडी में, क्योंकि फूड चेन पे ज़्यादातर टॉप लेवल
ह्यूमन बींग्स ऑक्यूपाई करते हैं। नॉर्मली हर तरह के फूड चेन में जो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल होता है वो प्लांट्स होता है, और जो टॉप ट्रॉफिक लेवल होता है, जो लास्ट ट्रॉफिक लेवल होता है, वो मोस्टली ह्यूमंस होते हैं। तो अगर हम फूड चेन को स्टडी करें तो सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन तो ह्यूमन की बॉडी में जा रहा है इस हार्मफुल केमिकल्स का। सो दैट इज़ वाई ह्यूमंस ऑक्यूपाई द टॉप लेवल इन द फूड चेन, क्योंकि ह्यूमंस हमेशा लास्ट लेवल या टॉप लेवल ऑक्यूपाई करते हैं फूड चेन में, इसलिए उनकी बॉडी में ऐसे हार्मफुल केमिकल्स का कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज़्यादा होता है। ये चीज़ याद रखिएगा कि हम हर फूड चेन में फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल ऑक्यूपाई करते हैं प्लांट्स और प्रोड्यूसर्स। रीज़न है क्योंकि दे आर द ओनली वंस हैविंग द कैपेसिटी टू कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, वेयर एज ह्यूमन बींग्स वो हैं जो हमेशा फूड चेन में टॉप लेवल या लास्ट लेवल ऑक्यूपाई करते हैं। तो बायोमैग्निफिकेशन की वजह से उनको सबसे ज़्यादा लॉस होता है, क्योंकि इन केमिकल्स का जो मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन है वो किसकी बॉडी में जाएगा, वो ह्यूमंस की बॉडी में आएगा सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन। और ये जो फिनोमेना है बायोमैग्निफिकेशन का फिनोमेना, ये सबसे ज़्यादा नोन है मर्क्यूरी और डीडीटी के केस में। इसके सबसे अच्छे एग्जांपल्स मर्क्यूरी और डीडीटी के केस में देखे गए हैं। सो दिस फिनोमेना इज़ वेल नोन फॉर मर्क्यूरी एंड डीडीटी। अगर डीडीटी एक इंसेक्टिसाइड ग्रास में डाला गया, फिर गोट ने उसे खाया, फिर गोट ने ह्यूमंस में खाया, तो सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन ह्यूमंस की बॉडी में दिखाई दिया उस केमिकल का। Now concentration of harmful chemical will be different at different trophic level. जो ऑर्गेनिज्म सबसे हायर ट्रॉफिक लेवल पे होगा उसकी बॉडी में मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन होगा, एंड जो ऑर्गेनिज्म सबसे लोअर ट्रॉफिक लेवल पे होगा उसकी बॉडी में मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन होगा इस लेवल का। एनर्जी में जस्ट उल्टा है। एनर्जी में यह है कि जो सबसे लोअर ट्रॉफिक लेवल पे होगा या फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे होगा उसके पास मैक्सिमम एनर्जी होगी, और जो टॉप ट्रॉफिक लेवल पे होगा उसके पास सबसे कम एनर्जी होगी। वेयर एज बायोमैग्निफिकेशन में जस्ट उल्टा हो जाता है। इन हार्मफुल केमिकल्स का कॉन्सेंट्रेशन टॉप वाले पर या लास्ट ट्रॉफिक लेवल वाले के ऊपर हायर ट्रॉफिक लेवल पे सबसे ज़्यादा होगा, दैट क्योंकि वो ज़्यादातर ह्यूमंस होते हैं तो ह्यूमंस में होगा। एंड जो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है उसमें इन हार्मफुल केमिकल्स का कॉन्सेंट्रेशन सबसे कम होगा, that is plants and all. So this you have to remember. And another is some environmental problems. We'll discuss some environmental problems. वो सारे changes जो हमको affect करते हैं, जिस तरह से environment के changes हमें affect करते हैं, उस तरह से हमारी activities हमारे around जो environment है उसको affect करती है। इन्वायरमेंट में जो चेंजेस होते हैं वो हमें इफ़ेक्ट करते हैं, और हमारी जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो इन्वायरमेंट में चेंजेस कॉज करती हैं। एंड देयर आर इसीलिए हम यहाँ पर कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ डिस्कस कर रहे हैं, ऐसी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर रहे हैं जो ह्यूमंस की बनाई हुई हैं, जो ह्यूमंस की वजह से हैं। सो इन्वायरमेंट में कोई चेंज होता है वो हमें इफेक्ट करता है, और हमारी एक्टिविटीज़ की वजह से इन्वायरमेंट में भी चेंजेस आते हैं। एंड वील डिस्कस अबाउट द प्रॉब्लम्स दैट हैव रिजल्टेड ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी, और वो है ओजोन लेयर का डिप्लीशन, ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है, एंड पोल्यूशन ड्यू टू मिसमैनेजमेंट ऑफ वेस्ट डिस्पोजल, क्योंकि हम अपने वेस्ट को प्रॉपरली डिस्पोज नहीं कर पा रहे हैं, उसकी वजह से हम इन्वायरमेंट में पोल्यूशन भी कॉज कर रहे हैं। सो ओजोन डिप्लीशन, ओजोन दो तरह की होती है, एक बैड ओजोन होती है, एक गुड ओजोन होती है। जो बैड ओजोन होती है वो लोअर एटमॉस्फेयर ट्रोपोस्फेयर में प्रेजेंट होती है, और ये प्लांट्स और एनिमल्स को हार्म करती है। बैड ओजोन लोअर एटमॉस्फेयर ट्रोपोस्फेयर में प्रेजेंट होती है, प्लांट्स और एनिमल्स को हार्म करती है। और अपर पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर में एक गुड ओजोन होती है। अपर पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर मीन्स स्ट्रेटोस्फेयर। अपर पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर स्ट्रेटोस्फेयर में गुड ओजोन होती है, जो जो एक शील्ड की तरह काम करती है और सन की हार्मफुल यूवी रेज को हम तक नहीं पहुंचने देती है। So what have you learned about ozone? There are two ozone, good ozone and bad ozone. Bad ozone नीचे वाली एटमॉस्फेयर ट्रोपोस्फेयर में प्रेजेंट होती है, प्लांट्स और एनिमल्स को हार्म करती है। गुड ओजोन अपर एटमॉस्फेयर स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट होती है, एक शील्ड की तरह काम करती है, जो सन से आ रही हार्मफुल यूवी रेस को अब्जॉर्ब कर लेती है और हम तक उसे पहुंचने नहीं देती है। नाउ यूवी रेज हमारे लिए, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत इंजूरियस हैं, बहुत ज़्यादा डेंजरस हैं, क्योंकि ये हमारे डीएनए में चेंज कॉज कर सकती है, म्यूटेशन कॉज कर सकती हैं। एंड जो ओजोन की थिकनेस है, ओजोन की थिकनेस को एयर कॉलम में मेजर किया जाता है इन डॉप्सन यूनिट। अगर हम एयर कॉलम में ओजोन की थिकनेस मेजर करते हैं तो वो किस टर्म्स में, किस यूनिट में मेजर करते हैं? डॉप्सन यूनिट में। ओजोन का डिप्लीशन कैसे हो रहा है? ओजोन लेयर का डिप्लीशन हो रहा है बाय क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, जो एयर कंडीशनर्स और रेफ्रिजरेटर्स के अंदर रेफ्रिजरेंट की तरह यूज़ किए जाते हैं।
सो नाउ यू माइट बी वंडरिंग कि हम कितने हाउसेज में रेफ्रिजरेटर्स और एयर कंडीशनर्स प्रेजेंट होंगे. सो ओजोन डिप्लीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है CFC और क्लोरोफ्लोरोकार्बन विच आर यूज्ड एज अ रेफ्रिजरेंट इन रेफ्रिजरेटर्स एंड एयर कंडीशंस. नाउ ओजोन डिप्लीशन कहाँ पे बहुत क्लियरली विजिबल है, एंटार्क्टिक रीजन में दिखाई देता है, एंड जिससे बहुत थिनिंग हो गई है ओजोन के एरिया में. देर इज़ अ लार्ज एरिया ऑफ थिन्ड ओजोन जिसे हम ओजोन होल बोलते हैं. कोई प्रॉपर होल नहीं हुआ है, ओजोन लेयर का एक एरिया बहुत ज़्यादा थिन हो गया है, एंड दैट पोर्शन वी कॉल ओजोन होल. एंड ये ओजोन होल कहाँ ऑब्जर्व कर सकते हैं? एंटार्क्टिक रीजन. Now recognizing the disastrous effect of ozone depletion, ओजोन डिप्लीशन के डिजास्ट्रस इफेक्ट्स को रिकग्नाइज करने के बाद कि अगर ओजोन लेयर डिप्लीट हो गई, ओजोन लेयर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई, देन व्हाट विल हैपन, उसके डिजास्ट्रस इफेक्ट्स क्या होंगे? डायरेक्ट यूवी रेज हमारे तक पहुंचेंगी एंड कैंसर्स एंड म्यूटेशन कॉज करेंगी. सो इन सब को रियलाइज़ करने के बाद, रिकग्नाइज करने के बाद एक इंटरनेशनल ट्रीटी साइन किया गया, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल उसे बोला जाता है. इट इज़ नोन एज मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एंड इट वाज साइंड एट मॉन्ट्रियल कनाडा, जहाँ पे सारी कंट्रीज़ ने इस इशू को बहुत सीरियसली लिया एंड दे डिसाइडेड टू टेक आउट अ सोल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम. सो रिकग्नाइजिंग द डिजास्ट्रस इफेक्ट ऑफ ओजोन डिप्लीशन, ओजोन डिप्लीशन के हार्मफुल इफेक्ट्स को रिकग्नाइज करने के बाद, रियलाइज करने के बाद एक इंटरनेशनल ट्रीटी साइन किया सारी कंट्रीज़ ने, एंड दैट ट्रीटी इज़ नोन एज मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एंड इट वाज साइंड एट मॉन्ट्रियल कनाडा. सो दिस अगेन इज़ इम्पॉर्टेंट. देन वेस्ट डिस्पोजल, जो वेस्ट डिस्पोजल के तरीके होते हैं वो हम प्रॉपरली वेस्ट डिस्पोज नहीं कर रहे हैं, इसकी वजह से इन्वायरमेंट में बहुत पोल्यूशन कॉज हो रहा है. सो देर आर डिफरेंट मेथड जिनसे हम सॉलिड वेस्ट को डिस्पोज कर सकते हैं. कंपोस्टिंग, रिसाइकलिंग, रीयूज, दीज आर द डिफरेंट वेज जिससे हम सॉलिड वेस्ट का डिस्पोजल आराम से कर सकते हैं. कंपोस्टिंग क्या होता है? जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है उसे एक गड्ढा बनाया जाता है 2x1x1 का, एंड उसमें उस ऑर्गेनिक वेस्ट को फिल कर दिया जाता है एंड इट इज़ कवर्ड बाय थिन लेयर ऑफ सॉइल, और उसे हम एक पतली सॉइल की पतली लेयर से कवर कर देते हैं. एंड आफ्टर अबाउट 3 months द सेम गार्बेज inside the pit changes into organic manure, and after 3 months अप्रॉक्सीमेटली 3 months के बाद वो जो गार्बेज हमने उसके अंदर फिल किया था वो ऑर्गेनिक मैन्योर यानी कि फर्टिलाइज़र में चेंज हो जाता है. सो दिस इज़ वेरी गुड वे ऑफ डिस्पोजिंग सॉलिड वेस्ट. तो कंपोस्टिंग एक बहुत अच्छा तरीका है जिसमें हम ऑर्गेनिक वेस्ट को एक गड्ढे में, एक पिट में डालते हैं. नॉर्मली उसका साइज़ 2x1x1 होता है, एंड हम उसे पतली सी सॉइल की लेयर से कवर कर देते हैं. एंड आफ्टर 3 months जो गार्बेज है जो पिट के अंदर हमने डाला था वो ऑर्गेनिक मैन्योर यानी कि फर्टिलाइज़र में चेंज हो जाता है. देन अदर वन इज़ रिसाइकलिंग. जो सॉलिड वेस्ट है उसको सिंपल पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन करके उससे नए आइटम्स बना लिए जाते हैं, जैसे प्लास्टिक और मेटल्स, इनकी रिसाइकलिंग की जा सकती है. एंड रीयूज़ बहुत सिंपल और कन्वेंशनल टेक्निक है ऑफ यूजिंग एन आइटम अगेन एंड अगेन. लाइक पेपर, हम पेपर को बार बार यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट वे. नाउ द वन एंड द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर इज़ बायोडाइवर्सिटी. Biodiversity is nothing but the variety of life found on earth, variety of plant, animal, organism, everything. So the variety of life forms found in a particular region, किसी भी particular region में present जितने भी life forms हैं, living forms हैं, उनकी variety को हम biodiversity बोलते हैं. And अगर हम किसी भी area की biodiversity को preserve नहीं करेंगे then what will happen? अगर हम biodiversity को preserve नहीं करेंगे तो natural calamities आ सकती हैं like flood and forest fire, large scale habitat loss हो सकता है animals का, एंड सॉइल इरोजन, डेजर्टिफिकेशन, ये सारे वो चीज़ें हैं, कॉन्सिक्वेंस हैं अगर हम किसी भी एरिया की बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व नहीं करेंगे. सो दिस विल बी द कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट. एंड बायोडाइवर्सिटी का लॉस मीन्स इट विल क्रिएट डिस्टर्बेंस इन द इकोसिस्टम बैलेंस, वो इकोसिस्टम के बैलेंस को डिस्टर्ब कर देगा. सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस सेशन. थैंक यू.